हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका मॉक टेस्ट है, टॉप 10 है, आपका टॉप 10 ही आपके आज 20 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपकी कला के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो है दृश्य कला यूजीसी नेट मतलब स्पेशल है, आपका यूजीसी नेट का ही है। तो दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो मतलब आपका जो बैच है स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको किसी को एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी 11 o'clock हमेशा हमेशा की टाइम तो यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो सभी लोग रेडी हैं? तो डेली आपकी क्लास होगी 11 बजे और बाकी आपका जो टेस्ट है वो तो आप देख लीजिएगा। तो बताइएगा द लाइफ ऑफ ए वर्जिन एक है। तो आपको बताना है कास्ट छापा है, भित्ति चित्र है, कृति है, मूर्ति शिल्प है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हर किसी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइएगा यहाँ पर ये है, देखो वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा द लाइफ ऑफ ए वर्जिन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर वर्जिन एक सीरीज़ है, एक तो यहाँ पे बोत्तिचेली ने बनाई है, ठीक है, वीनस का जन्म बनाया था, ठीक है, तो वो तो है यहाँ पर। ये है कुमारी का जीवन, ठीक है, एक वीनस का जन्म है यहाँ पर, द लाइफ ऑफ वीनस, ठीक है, ये तो हो जाएगा वीनस जन्म, ये तो हो जाएगा बोत्तिचेली का। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है द लाइफ ऑफ ए वर्जिन, मतलब उसी जो सीरीज़ है उसी का ही ये एक पार्ट है। यहाँ पे द लाइफ ऑफ ए वर्जिन ये एक क्या है? तो सभी ने आंसर दिया है फर्स्ट का ए और किसी ने आंसर दिया है फर्स्ट का सी। नहीं, चित्रकृति बिल्कुल भी नहीं है। आप ये वाला तो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत करके आइएगा, ये चित्रकृति नहीं है। ये क्या है? द लाइफ ऑफ ए वर्जिन एक सीरीज़ है जिसको किसमें बनाया है? यहाँ पर वुड इनग्रेविंग में बनाया है। किसमें बनाया है? वुड इनग्रेविंग में बनाया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, वुड इनग्रेविंग में बनाया है। यानी कि ये जो बनी है सीरीज़ वो किस में बनी है? प्रिंट में है, ठीक है, यानी कि छापा में बनी है, ग्राफिक में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ड्यूरर ने बनाई है वुडकट। चलिए तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे कास्ट छापा हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं अंडर कटिंग। देखो अंडर कटिंग क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है। किस प्रक्रिया का अंग है? मूर्तिकला, चित्रकला, वुडकट या फिर एचिंग, ये आपको बताना है। अंडर कटिंग, अंडर मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अंदर मतलब अंडर होगा मतलब आपका अंदर हो गया, ठीक है, यानी कि इंटरनल की बात कर रहा है। तो अंडर कटिंग, कटिंग मतलब आपका जो कट होता है उसकी बात कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे अंडर कटिंग की बात कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? अंडर कटिंग। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो सभी आंसर दे रहे हैं सेकंड का सी और कुछ लोग दे रहे हैं सेकंड का डी। चलिए तो यहाँ पर बात किए हैं वुड कट और एचिंग। देखो अब देखो वुड कट क्यों नहीं है? देखो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये आंसर दिया है, कुछ लोगों ने ये आंसर दिया है। क्यों अब ये आंसर दिया है? देखो आप हमेशा ग्राफिक में ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, मैं आपको बता देती हूँ, रिप्स हमेशा याद रखिएगा। रिप्स आप शॉर्टकट में ग्राफिक को हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये तो आप हमेशा लेके चलना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। आपका रिलीफ जो होता है, रिलीफ आपका यानी कि उभार सतह, ठीक है, ये होता है रिलीफ, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। ये होता है I4, क्या होता है आपका? इंटाग्लियो होता है। क्या होता है? इंटाग्लियो होता है। तीसरा है आपका यहाँ पर प्लेनोग्राफी, ठीक है, प्लेनोग्राफी, ठीक है, S फॉर हो जाएगा आपका सेरीग्राफी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिए, एक रिलीफ पढ़ लिया, यहाँ पर इंटाग्लियो पढ़ लिया, प्लेनोग्राफी और आपका चौथा हो जाएगा सेरीग्राफी। ये चार आप लोग बस रिप्स याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि रिलीफ में, रिलीफ मतलब क्या होता है? उभार सतह होता है। अब उभार सतह क्या होता है कि उभार सतह में आपका क्या आता है? तो याद रखिएगा, उभार सतह आता है आपका वुड कट होता है और यहाँ पर वुड इनग्रेविंग हो जाएगा, ठीक है। वुड कट और वुड इनग्रेविंग ये किस में आता है? रिलीफ मेथड में आता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इंटाग्लियो में आपका जैसे कि ड्राई पॉइंट हो गया, एचिंग हो गया, ये सब आपका अंतः सतह यानी कि जो अंदर की छपाई होती है, ये चीज़ आपका हो गया अंतः सतह, जो अंदर की छपाई होती है, जैसे कि अंदर की एचिंग करी जाती है, अम्लांकन किया जाता है, एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये सब किस में आता है? आपका इंटाग्लियो में आता है। अब आप बात करते हैं यहाँ पे प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी किस में आता है? जैसे कि आपका लिथोग्राफी हो गया, कोलोग्राफी हो गया, ये सब आपका किस में आता है? यहाँ पर प्लेनोग्राफी में आ जाता है, ठीक है। और सेरीग्राफी, जैसे कि सेरीग्राफी में आपका आ जाता है सिल्क स्क्रीन आता है। देखो आप ये वाला फॉर्मूला आप लोग अपनाएं, देखो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा, हमेशा आपका राइट होगा। तो ये आप बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल ये चीज़ याद रखिएगा। तो अंडर कटिंग है तो यानी कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पे?
मतलब इंटाग्लियो की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, इंटाग्लियो की बात कर रहा है, अंतः सतह की बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, किसकी बात कर रहा है, अंतः सतह की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है अंतः सतह किस में आ जाएगा, आपका एचिंग में आ जाएगा। एचिंग मतलब आपका अम्लांकन, ठीक है, एचिंग मतलब अम्लांकन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्वाटिंट मेथड्स की पहचान करना है, तो बताइएगा आपको एक्वाटिंट्स की मेथड की पहचान करना है। एक्वाटिंट की बात कर रहा है और सभी लोग जानते हैं कि एक्वाटिंट में यहाँ पर क्या होता है, तो बताइएगा एक्वाटिंट आपका मेथड्स की पहचान करनी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। एक्वाटिंट डस्टिंग ड्राई पॉइंट है, ड्राई पॉइंट या मेसोटिंट है, एचिंग या फिर रेजिन टेस्टिंग है, या फिर विस्कोसिटी या फिर कोलोग्राफ है। तो ये चीज़ आप लोग बताइएगा। देखो ग्राफिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के चलिएगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखो मेरिट किसी की हाई कैसे चली जाती है। अब देखो यहाँ पे ग्राफिक पढ़ेंगे तो उनकी मेरिट बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो आपको देखो सीट तो इतनी कम है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 1000 लोग हैं, हज़ारों लोग नहीं है, कम से कम लाखों लोग हैं। और लाखों में कितनी मतलब 1000 भी सीट नहीं है, यहाँ पे 100 भी सीट नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि सिलेक्शन लेना है तो आपको एक भी, पहले तो बात है कि आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, चाहे आपका कितना भी टफ टॉपिक क्यों ना हो। टॉपिक आप तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे ग्राफिक टफ है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही क्वेश्चन आएंगे, 2-3 आएंगे, 4 आएंगे, लेकिन वही 4 आपकी सिलेक्शन दिला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एचिंग यहाँ पर रेजिन डस्टिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है। अच्छा बहुत दिन बाद आपको देख रहे हैं। चलिए फिर से स्टार्ट कर दिया है, अब क्या करें। अब देखो एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम भी स्टूडेंट की तरह हो गए हैं, जब टीचर भी स्टूडेंट की तरह हो गए। जब फॉर्म आता है जब तब आप लोग मतलब भागते हैं कि चलो तैयारी करना शुरू कर दें। ऐसे हम भी हैं, चलो फॉर्म आने वाले हैं तो चलो फिर से तैयारी करवाना शुरू कर दें। चलिए तो बिल्कुल है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर एचिंग और रेजिन डस्टिंग हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर दिया है, एचिंग और क्या हो जाएगा, रेजिन। तो याद रखिएगा, हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ पर एक्वाटिंट के लिए यहाँ पर कौन सी पाउडर का यूज़ करता है, तो बता सकते हैं रेजिन पाउडर का यूज़ करा जाता है। रेजिन पाउडर क्या होता है, चलो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल्स हो जाएगा, ये सब बाद में बताएगा। रेजिन पाउडर होता है, ये भी प्लेट पर किया जाता है, उसको डस्ट गिराया जाता है, फिर उसको हीट करा जाता है, फिर वो गर्म होता है, फिर उस पर टेक्स्चर आ जाते हैं बहुत अच्छे से, उस फिर बाद में ये सब प्रोसेस होता है जैसे प्रोसेस करते हैं एचिंग में। चलिए तो यहाँ पे वर्ड नॉन ऑब्जेक्टिव पुस्तक, बताइएगा वर्ड नॉन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है। बस इतना है कि आपको कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगी। चलिए बताइएगा राइट आंसर मोहली नागी है, काजिमिर मालेविच है, नाम गाबो है, या फिर रोजर फ्राई है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट आंसर इसका बताइएगा। यहाँ पर कौन है, काजिमिर मालेविच है, या फिर नोम गाबो है, या फिर रोजर फ्राई है। सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइए। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग तो बता सकते हैं, फटाफट बताइएगा, आप लोगों ने बहुत बार करा भी होगा। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट आंसर, फटाफट बताइएगा। चलिए तो सभी ने बताया है 4 का बी आंसर, काजिमिर मालेविच, वेरी गुड। तो यहाँ पे काजिमिर मालेविच की बात करते हैं, ये कौन से वाद के हैं बताइएगा, किसके प्रणेता है बताइएगा, कौन से वाद के प्रणेता हैं बताइएगा सभी स्टूडेंट बताइएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी है, काजिमिर मालेविच ये कौन से वाद के हैं, किस वाद के ये प्रणेता हैं बताइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, फटाफट आंसर बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। बताइएगा किसके हो जाएंगे, आप लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। देखो आप लोग देखो ये चीज़ तो याद रखना, किरणवाद हो गया, और क्या कहते हैं सरिलिज्म हो गया, नूबो आर्ट हो गया, और क्या कहते हैं कोबरा मंडल हो गया। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। ये वाले चैप्टर, लास्ट वाले चैप्टर सब लोग छोड़ देते हैं, यही चीज़ आप लोग गलती करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट वाले ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार्टिंग में तो पढ़ते ही रहते हैं, उसका तो बहुत हो ही जाता है। चलिए तो यहाँ पे सुहाना ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सर्वोच्चवाद, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, सर्वोच्चवाद के प्रणेता। देखो इतने सारे स्टूडेंट होने के बाद भी मतलब आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए तो सर्वोच्चवाद के हो जाएंगे, ये प्रणेता हो जाएंगे काजिमिर मालेविच हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सचित्र ग्रंथ कौन सा है यहाँ पर, ये तो सभी लोग ने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर बताइएगा इसमें चित्र कितने हैं ये बताइएगा, सबसे ज़्यादा चित्र, सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं ये चीज़ बताइएगा। सबसे अधिक चित्र यहाँ पर बनाने, चित्र मतलब सबसे अधिक चित्र के मतलब चित्रकार का नाम बताना है, बताइएगा। तो ये सब स्टूडेंट बताइएगा चित्र कितने हैं ये आपको बताना है, सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं और किस में है ये भी बताइएगा। तो सबने 5 का सी आंसर दिया है, ये तो आपको पता ही है, ये वाला बताइएगा कि कितने चित्र हैं। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, इसका विषय क्या है बताइएगा।
यहाँ पे तीनों चीज़ बताइएगा। तैमूर एक खानदानी तारीख है जो आपका तैमूर नामा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर विषय बताना है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसको मतलब क्या है इसमें, इसके अंदर ये आपको बताना है, इसका सब्जेक्ट क्या है। दूसरी चीज़ बताना है इसके कितने चित्र हैं, तो ये भी बताइएगा 139। चलिए, तो बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और बाकी बस एक ही दो स्टूडेंट आंसर बता रहे हैं, सभी लोग आंसर दीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो बिल्कुल सही बताया है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो बहुत अच्छा। और कौन बताया है, दसवंत, वेरी गुड, एंड अनुपम और सुहाना। चलिए, तो बस एक दो, एंड निशा। चलिए, तो सभी ने अच्छा आंसर दिया है, तो बिल्कुल आपका 139 हो जाएगा। बाकी विषय नहीं बताया है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा चित्र जो बनाए हैं यहाँ पे दसवंत ने बनाए हैं, ये याद रखिएगा। बाकी इसका विषय कौन सा हो जाएगा ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर इसका विषय जो हो जाएगा, यहाँ पर तैमूर वंश का इतिहास मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, तैमूर वंश का इतिहास मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र, ये तो सभी लोग ने पढ़ा होगा, तो जल्दी से बताइएगा ये किसका हो जाएगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बताइएगा। चलिए, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर असित कुमार हल्दर है, परितोष सेन है, जामनी राय है, नंदलाल बोस हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। बताइएगा इसका, देखो ये जी इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, बताइए। चलिए, तैमूर वंश का इतिहास, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका तैमूर वंश का इतिहास ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आपका ये नंदलाल बोस हो जाएगा। बाकी तो आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, इनका डेट याद रखना, इनका वो जगह याद रखना, ये सब याद करना। अजंता म्यूरस नामक पुस्तक का उल्लेख कौन है, बताइएगा। अजंता म्यूरस मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा पुस्तक का एग्जाम पूछा जाता है। पुस्तक का लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। वैसे भी आपकी ज़्यादा देर तक क्लास नहीं चलेगी, सिर्फ आधे घंटे ही क्लास चलेगी बस, बताइएगा। सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 7 का बी आंसर बताया है अजीत घोष, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अजीत घोष हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सिक्के हैं, पांडुलिपि है, अभिलेख या फिर पुरातात्विक उत्खनन है, और साथ साथ में आप लोग बताइएगा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल अजीत घोष हो जाएंगे, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए, तो बताइएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सिंधु जो घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान, या तो प्रमुख स्रोत की पहचान कौन सी है ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो 8 का डी आंसर दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है आपका पुरातात्विक उत्खनन। बाकी तो आप लोग यहाँ पर जितने भी उत्खनन करता है वो सब याद रखना है, जैसे कि हड़प्पा की यहाँ पे उत्खनन कब हुआ, 1921 में हुआ, मोहनजोदड़ो 1922 में हुआ। तो ये सब आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना कि कब किया है, किसने किया है, कि दयाराम साहनी ने किसका किया है, राखलदास बनर्जी ने किया है, किस किस, और सर जॉन मार्शल के उसमें किया है। ये चीज़ आप लोग सब याद रखना, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और नदी हो गई, नदी याद कर लेना। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। चलिए, तो बहुत अच्छा आंसर दिया है अनुपम, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आंसर अच्छे से दे रहे हैं। चलिए, तो बताइएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 9 का डी आंसर दिया है। चलिए, तो बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर फोटोशॉप नहीं होगा, अगर कोई स्टूडेंट देता है तो फोटोशॉप बिल्कुल भी मत करके आएगा। देखो ये जो जैसे कि आपका इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये सब आपके कितने, ये सब आपके ड्राइंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ड्राइंग प्रोग्राम हो जाएंगे, ये सब एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, ये चीज़। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जर्मन आर्ट नूवो। देखो, नूवो सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, नूवो तो मोस्टली लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो आपका यहाँ पर इसका टाइम है यहाँ पर 1880 में, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है 1880 में, तो ये भी बताइएगा। यहाँ पे स्थान बताइएगा कि कब हुआ है, स्थान बताइएगा, और साथ साथ में आपको बताना है इसकी जर्मन के, देखो जर्मन नाम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका जर्मन नाम है यूगेनस्टीन, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। आर्ट नूवो वाला ये है क्वेश्चन। तो नूवो का है यहाँ पर, इसका जो जर्मन नाम है वो कौन सा होगा, यूगेनस्टीन हो जाएगा। उसके नाम से इन्होंने मतलब जाना जाता है, यह नाम म्यूनिख में प्रकाशित हुआ, ठीक है, ये नाम म्यूनिख में प्रकाशित हुआ। किस कलात्मक पत्रिका, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस, ये आपको पूछ रहा है, पत्रिका का नाम पूछ रहा है, ठीक है, कि किस कलात्मक पत्रिका जिसने नव कलात्मक आंदोलन का प्रारंभ से लिया गया। तो बताइएगा, तो कौन सी है यहाँ पर आपको बताना है, कौन सी है, इसमें से आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइएगा।
बताइएगा किसकी बात कर रहा है। चलिए तो 10 का डी आंसर बताया है। और ये भी तो बता दो कि यहाँ मतलब क्या कहते हैं कि कौन से कहाँ पर इसका जन्म कहाँ पर हुआ है, ये भी तो बता दो, ये भी तो बता दो। चलिए तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है 10 का डी, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर डाई युगेंड, वेरी गुड। तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी अगर इसकी स्थान की बात करते हैं तो स्थान कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पेरिस में इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मात्र किसकी बात कर रही हूँ मैं, 8 नुबों की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ स्थान पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा पुनरुत्थान का है, उसका जन्म मतलब जो है वो कौन से उसमें कंट्री में हुआ है, वो कौन से स्थान पर हुआ है। ये चीज़ स्थान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन से कलाकार कौन से स्थान से है, ये सब पूछ लिया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ पर फर्स्ट पेपर अगर किसी बाई चांस किसी स्टूडेंट को अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है तो आप ये यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहीं से टीचर्स एकेडमी से। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे किस ग्राफिक डिज़ाइन से पुस्तक लिखी ए डिज़ाइन आर्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस ग्राफिक डिज़ाइनर ने पुस्तक लिखी है ए डिज़ाइनर्स आर्ट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे स्टीवन, तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर है वो मतलब यहाँ पे पहले से ही कंडीशन रख दी है, वो क्या है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। वो आपको बताना है इसमें से कौन से हैं, तो बताइएगा इसमें से कौन से हो जाएंगे। चलिए तो सभी स्टूडेंट बताइएगा। चलिए देखो, आप लोग भी जानते हैं कि नेट के तैयार करने के लिए फर्स्ट पेपर भी ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो सेकंड पेपर ही इतना अच्छा कर लेते हैं कि उनको फर्स्ट पेपर की तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, महारत इसी में हासिल कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट में ही कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही सिलेक्शन ले आते हैं, बिना फर्स्ट पेपर पढ़े ही ले आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पॉल रेंट बताए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है। तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया है, वेरी गुड। चलिए मोस्टली लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। चलिए तो बिल्कुल आपका पॉल रेंट हो जाएंगे, याद रखिएगा। और ये क्या है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पसंदीदा तकनीक के रूप में यहाँ पे कोलाज और फोटोमोंटेज के साथ यहाँ पर कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ था, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट बताइएगा। चलिए तो बताइएगा, देखो यहाँ पर है कोलाज है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कोलाज और फोटोमोंटेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ। यहाँ पे उद्भव माना जा रहा है। ठीक है, जो उद्भव हुआ था यहाँ पर कौन सा हुआ था। देखो आप ले हो सकता है कि बहुत सारे लोग ने यहाँ पे दादावाद पढ़ा हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पे दादावाद ने पढ़ा हो, लेकिन इसका जो मतलब राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपको बता देते हैं, अति यथार्थवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादावाद नहीं होगा, क्योंकि दादावाद में तो यहाँ पर आपका जो मतलब जो है कोलाज हो गया और क्या कहते हैं फोटोमोंटाज हो गया, ये सब जो उद्भव हुआ था वो आपका कहाँ से, अति यथार्थवाद में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अरे ये वाला जो हो गया था ना, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये आपका हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे इसमें लिखा हो। ठीक है, ये जो मैंने चीज़ पढ़ा वो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ जो उसका उद्भव हुआ था, उसका जो जन्म हुआ था वो आपका यहाँ पर अति यथार्थवाद में हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति, देखो ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है। ये तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट तो आराम से बता सकते हैं। ये तो आप लोगों ने कलाकार, इन चारों कलाकारों के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो मुझे तो लगता है कि आप लोग सभी बता सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। चलिए तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे अनुपम एंड निशा भानु सुहाना, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं निशा। चलिए तो बहुत अच्छा बताया है। तो यहाँ पे बताइएगा ज्यामिति संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर कौन, और यहाँ पे साथ साथ में उनका ये भी बताइएगा उनका प्रिय माध्यम कौन सा है, ये भी बताइएगा प्रिय माध्यम कौन सा है, बताइएगा। बाकी देखो बहुत सारे माध्यम में जो मूर्तिकार होते हैं, सभी माध्यम, जो मूर्ति बनानी है तो सभी माध्यम में काम कर लेंगे, लेकिन हर किसी का अपना अपना प्रिय माध्यम होता है कि कौन से माध्यम में उनको ज़्यादातर बनाना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो 13 का बी आंसर दिया है यहाँ पर BC सान्याल। चलिए तो और बताइएगा, थर्ड किसी ने आंसर दिया है 13 का ए। चलिए अच्छा, कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है। अच्छा, फिर पलट के यहाँ पर वो कर दिया है नहीं, यहाँ पे ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जो जाना जाता है वो कौन है कलाकार, वो है धनराज भगत हैं, धनराज भगत हैं। और ये कौन से स्थान से हैं, चलिए बताइएगा, स्थान भी बताइएगा, यहाँ पे बताइएगा, और जन्म भी बताइएगा, जन्म भी अगर आप लोग याद है तो जन्म भी बताइएगा, प्रिय माध्यम भी बताइएगा, इनका प्रिय माध्यम कौन है। बाकी तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया, यहाँ पे धनराज भगत हो जाएंगे। आप लोगों ने ये गलत क्यों कर दिया, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो मुझे तो लगता है कि आप लोग को आना चाहिए। चलिए तो मिक्स्ड मीडियम, हाँ मिक्स्ड मीडियम तो है, लेकिन प्रिय माध्यम तो होगा, मिक्स्ड मीडियम तो है ही।
प्रिय माध्यम तो होगा, स्थान वो क्या कहते हैं, जन्म बताइएगा। जन्म अभी तक किसी ने नहीं बताया है। चलिए तो 20 क्या सान्याल जन्म बताया? नहीं, सान्याल जन्म नहीं, मैं उसकी बोल रही हूँ धनराज भगत का। चलिए लाहौर से है, वेरी गुड सुहाना। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे लाहौर से हो जाएंगे। यहाँ पे देखो जो आपको बता रही हूँ इन लोग के, आप लोग कम से कम इतना तो याद रखो कि जन्म कौन से स्थान, मतलब कौन से स्थान से हैं। शिक्षा भी इनकी लाहौर से, जब लाहौर से इनका जन्म हुआ तो यहाँ पे शिक्षा भी इनका यहाँ से हो जाएगा। बाकी 1917 में हो जाएगा। बाकी इनका प्रिय माध्यम हो जाएगा वुड हो जाएगा, यानी कि कास्ट लकड़ी, ठीक है, या फिर कहते हैं लकड़ी, ये तो पता ही है, सब लोग जानते हैं। वुड हो गया, लकड़ी हो गया, कास्ट हो गया, तो हिंदी शब्द है कास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनका ये माध्यम हो जाएगा। बाकी ये जो है ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जो जाने जाते हैं ये भारतीय मूर्तिकार हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई हुई पेंटिंग्स के समूह को, यहाँ पे देखो ब्लैक पेंटिंग्स के लिए यहाँ पर नाम दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। ब्लैक पेंटिंग्स है यहाँ पर, उसको यहाँ पर किसकी बनाई है? देखो अगर कोई भी स्टूडेंट, पहले बता रही हूँ, देखो दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा नेट वाला, मैं नेट वालों के लिए है, यहाँ पे टीजीटी पीजीटी वालों के लिए नहीं, ठीक है। अगर देखो दिसंबर के लिए आपका एग्जाम हो जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए। तो आपको ये नहीं, मतलब फोर्स नहीं, मतलब फोर्सली नहीं कह रही हूँ, ठीक है। ये है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दें, ये कहने का मतलब है बस, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है, आप लोग उसको एकदम डिटेल्स में करा करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 साल का तो करिए प्रीवियस ईयर वाले, और हो सके तो पूरा ही पढ़ डालो, क्योंकि आप लोग को जो पूरा पढ़ लेंगे, अगर जिसने भी ये नेट वाला यूजीसी नेट वाला अगर यहाँ पर फुल कोर्स अगर वो जो पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक। अगर यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोग ने रट लिए हैं, जितने भी यूजीसी नेट के विजुअल आर्ट के, अगर आपने एक भी सारे क्वेश्चन रख लिए, आपको ना नया बैच लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना नए क्वेश्चंस की बैच लेने की ज़रूरत पड़ेगी, सब वही होते हैं। आपको क्या लगता है? सभी को लगता होगा कि अरे नए क्वेश्चन का बैच आ रहा है तो नए क्वेश्चन से ले लिया, कुछ भी नहीं होता है। सब वही चीज़ लौट फिर के वही क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके टीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपके पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये आपके यूजीसी नेट वाले, ये 3 ही बुक यहाँ पर आती हैं। और इसी से ही आपके बस ये है कि यहाँ पर अगर यूजीसी नेट में 2021 के पेपर में 2021 में ये 5 नंबर पर होगा, तो आपके जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो हो सकता है कि आपका 50 नंबर पर हो वो क्वेश्चन। बस ये इतना फ़र्क होता है बस, और कुछ नहीं होता है। सब वही लौट फेर के वही क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर यही चीज़ होता है। तो बेस्ट यही है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर का एक बुक लें और उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ें अच्छे से, सबसे अच्छा तरीका यही है। चलिए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देगा हो जाएगा। देगा कौन से वाद के हो जाएंगे बताइएगा? देगा कौन से वाद के हो जाएंगे और कौन से स्थान के हो जाएंगे? आप लोग दोनों ही मतलब अच्छे से याद रखिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो 14 का ए बता है यहाँ पर आंसर। चलिए ए, सॉरी देगा कह रही हूँ, देखो बताओ कहाँ पे आ गई मैं। चलिए तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे फ्रांसिस्को दो गोया हो जाएंगे। गोया यहाँ पे कौन से मतलब कौन से वाद के हैं बताइएगा? दो देगा भी बता दो, दोमिया भी पढ़ा है, माने भी पढ़ा है, सब लोग ने पढ़ा है, जल्दी से बताइएगा। प्रभाववाद के, अच्छा गोया, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रभाववाद के। चलिए मैं गोया का पूछ रही हूँ, गोया कहाँ के हैं? स्वच्छंदावाद के हैं, स्वच्छंदतावाद के हैं, रोमांसवाद के हैं, रोमांटिकिज्म, ठीक है, ये स्वच्छंदा रोमांसवाद के हैं, रोमांटिकिज्म। अच्छा देगा प्रभाववाद के हैं, अच्छा ये कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी बिल्कुल प्रभाववाद के हैं, ये भी प्रभाववाद के हैं। और दोमिये कहाँ के हैं? दोमिये कहाँ के हैं? दोमिये भी बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट देखते हैं कौन बताता है। 17वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध चित्र कौन सा? लाफिंग कैवेलियर यहाँ पर किसने बनाया है? तो बताइएगा लाफिंग कैवेलियर। लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया है? और जिसने भी बताया है ये आपको बताना है कि वो कौन से वाद के कलाकार हैं। बताइएगा ये कौन से वाद के कलाकार हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो बताइएगा जॉन स्टीन, फ्रांस हॉल्स, यहाँ पर योहानेस वर्मियर है या फिर रैम्ब्रा है? बताइएगा लाफिंग कैवेलियर यानी कौन से आंदोलन, कौन से कला आंदोलन से जुड़े थे? बताइएगा, बताइएगा कौन से कला आंदोलन से जुड़े थे? तो ये यहाँ पे सिर्फ बताया है। अच्छा दोमी, यथार्थवाद, वेरी गुड अनुपम। चलिए देखो जो
अप्रिशिएट करने के लायक होता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जो सही आंसर देता है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे लाफिंग कैवलियर, ये किसका हो जाएगा? फ्रांस हॉल्स का हो जाएगा। और फ्रांस हॉल्स यहाँ पर कौन से स्थान से, तो बताइएगा फ्रांस हॉल्स कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, हॉलैंड के हैं और स्पेन के हैं, कहाँ के हैं? तो किसी ने बताया है? बारबीजा। बारबीजा कहाँ के आ गए? फ्रांस हॉल्स, लाफिंग कैवलियर, फ्रांस हॉल्स। चलिए तो सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पे फ्रांस हॉल्स किसके? बारबीजा। बारबीजा के कौन कौन से कलाकार हैं बताइए? बारबीजा के, बारबीजा तो यहाँ पे लैंडस्केप करने वाले हैं, बारबीजा के फ्रांस हॉल्स कहाँ से हो गए बताओ? चलिए तो लाफिंग कैवलियर ये हो जाएंगे आपके हॉलैंड के हो जाएंगे, कहाँ के? हॉलैंड के हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हो जाएंगे आपके बारोक के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो सब लोग भूल गए हैं बारोक बारोक। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सर्वोद्भ्रद शैली, सर्वोद्भ्रद शैली मतलब आपका चारों तरफ, ठीक है, जो चारों तरफ से यहाँ पर दिखे, यहाँ पर उसकी बात कर रहा है। तो सर्वोत्तभद्र जो शैली है यहाँ पर किस मतलब मंदिर है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। और साथ साथ में बताइएगा ये कौन से काल का मंदिर है, बताइएगा यहाँ पर इसका समय बताइएगा, कौन से काल का मंदिर है, कौन सा, जो आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए, हाँ भूल गए चलिए तो याद रखिएगा, देखो बरोक और रोकोको ये दो आपका, चलो एक बार मैं करा दूंगी, एक बार ये वाला करा दूंगी, पूरा चैप्टर करा दूंगी, बरोक और रोकोको फिर से करा दूंगी। आप लोग बहुत जल्दी, वेस्टर्न हो सकता है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा टफ नाम होते हैं, तो एक एक चैप्टर करके मैं करा दूंगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बरोक का करा दूंगी एक बार फिर से कि बरोक में कौन से कलाकार हैं और उनकी जो मतलब फेमस पेंटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो चीज़ एक बार मैं करा दूंगी, ठीक है। चलिए, सबसे अच्छा यही तरीका है, मैं तो कह रही हूँ कि पूरा प्रैक्टिस सेट ही क्या करना है, पूरा सिलेबस ही पहले, सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप लोग पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। सबसे फर्स्ट टारगेट आपका ये चीज़ होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट करते हैं अच्छी बात है, फर्स्ट टारगेट आपका यही चीज़ होना चाहिए कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे नहीं तो आपको हर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा जब आप प्रैक्टिस करने देंगे कि मतलब इसके बारे में क्या क्या पढ़ें, आप बता दो। यहाँ पर आप मान लो देवगढ़ स्थित है, अब मान लो यही आंसर है आप लोगों का, आप सोचेंगे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, अब सीधे सीधे यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे आपका है कि गुप्त काल के जितने भी मंदिर हैं वो सभी पढ़ लो। क्यों? यहाँ पे गुप्त काल के जितने भी मंदिर हैं वो सब खत्म कर लो ना, आ रहेगा ना, मतलब जो भी चाहे देवगढ़ आए, चाहे आपका कोई सा भी आए, मतलब कोई सा भी मंदिर आए, चाहे आपका मौर्य काल का आए, चाहे आपका कोई सा भी है, तुरंत 2 मिनट में पहचान लेंगे कि हाँ कौन मौर्य काल का, वो कौन मौर्य काल के स्तूप हैं, कौन आपके मंदिर हैं, कौन उड़ीसा के हैं, कौन खजुराहो के हैं, सब आप तो बता देंगे, कौन मुगल के हैं, सब आप लोग बता देंगे क्योंकि आप लोग ने पूरा पढ़ रखा है कि कौन से गुप्त काल के हैं। तो सबसे पहले यही ज़रूरी होता है कि आप लोग सिलेबस को सबसे पहले पढ़िए, सबसे पहले सिलेबस को तैयार करें, उसके बाद प्रैक्टिस दूसरे नंबर पर आता है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, बाकी याद रखिएगा, ठीक है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, महमूद गवा का। देखो महमूद गवा का मदरसा तो सभी लोग ने पढ़ा होगा, बाहमीनी सल्तनत के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण यह स्मारक कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पर कहाँ स्थित है, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा, तो कहाँ स्थित है जल्दी से बताइएगा, बताइएगा। तो इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है ये स्मारक कहाँ स्थित है? बीदर है, बीजापुर है, औरंगाबाद है, गुलबर्ग है, बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर बीदर बताया है, चलिए बीदर, वेरी गुड। बीजापुर में क्या है, बीजापुर में क्या है बताइएगा, बीजापुर में बताइएगा, बीजापुर में क्या है, बीजापुर में फेमस है बताइएगा, ये भी आपका यहाँ पे इंडो इस्लामिक स्थापत्य है, तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। आप लोगों ने सब पढ़े होंगे, गोलकुंडा पढ़ा होगा है ना, दक्षिणी शैली में। चलिए तो कौन सी, अच्छा पूजा ये कौन सी क्लास नहीं चल रही है, ये कौन सी क्लास का ये है कि आपका नेट का है, यूजीसी नेट विजुअल आर्ट का है। और विजुअल आर्ट है, जो विजुअल आर्ट है तो समझ लो वो सभी जितने भी कला एग्जाम का सभी का राजा ही होता है, तो ये विजुअल आर्ट है वो सब्जेक्ट है, तो ये आपका सभी सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। चलिए तो बीदर आपका बीजापुर गोलकुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी क्लास ये है, ठीक है, तो आप लोग उसको तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो ठीक है,
तो ये चीज़ बताइएगा फटाफट आंसर। बाकी आपका टाइम देखो, मैं टाइम ही देखती रहती हूँ कि हाँ टाइम हो गया, बस आधा घंटा, तो बस आधा घंटा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि अभी भी क्लास होती है ना, फिर इसके बाद पेड क्लास हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो भी लेनी पड़ती है, तो उसके बाद ये चीज़ तो आपका करना है। तो यहाँ पे बताइएगा सभी आंसर। तो चलिए बहुत अच्छा आंसर बताया है, तो बिल्कुल आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए तो आपका 2 क्वेश्चन जल्दी से करवा देती हूँ, बस खत्म करो। जे स्वामीनाथन बताइएगा। 20 क्वेश्चन करा देती हूँ, बस काफ़ी है ना। चलिए तो 20 क्वेश्चन करा देती हूँ, बस यहाँ पर ख़त्म क्लास। चलिए देखो, मैं तो बस नेट वाले स्टूडेंट को ढूंढ रही हूँ, नेट वाले स्टूडेंट हूँ। वैसे तो अच्छी बात है, देखो नेट का अगर जिसने भी तैयार कर लिया, तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर डीपली अगर इतना पढ़ सकते हैं तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उन लोग को टीजीटी वाले क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे, पीजीटी वाले भी इजी लगने लगेंगे। सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो सबसे ज़्यादा टफ यही वाला होता है, क्योंकि आपको इसका लेक्चर के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए इसको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप कोई भी लेक्चर के लिए आप एग्ज़ाम नहीं देखते हैं। चलिए मैम एलटी, हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मैम। अच्छा आर्ट का, लेकिन आर्ट का ठीक है, आर्ट का एलटी की बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। एलटी में सब यही चीज़ आता है, पूरा टोटल आपका नेट वाला होता है, टोटल नेट वाला, क्योंकि एलटी में भी बिल्कुल आपका यही चीज़ है। और एलटी के लिए सबसे अच्छा है कि ल्यूसेंट वाली बुक्स भी साथ साथ में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। एलटी के लिए बेस्ट तरीका सबसे अच्छा यही है। नेट के वाले, नेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, नेट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको करिए। और बाकी आपका जो शिल्पी के आते हैं 2 सेट आते हैं, जिसका आपका वो वाला है, एक आपका टीजीटी का है, एक पीजीटी का है, उसको करिए, सबसे अच्छा तरीका है। बस अगर आपने 3 सेट ये पूरे कर लिए हैं तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बस ये है कि आपको लर्न होना चाहिए, सबसे बड़ी यहाँ पर यही चीज़ होती है, लर्न होना चाहिए। लर्न करना सबसे मुश्किल काम है हर किसी के लिए, आपके लिए नहीं है, हर किसी के लिए मुश्किल काम है, टीचर के लिए भी हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर ये नेट हो गया, एक टीजीटी और एक पीजीटी, बस उसका उठाओ सॉल्व पेपर और करना शुरू कर दो। देखो आपको इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे केजी सुब्रमण्यम। जे स्वामीनाथन हो जाएंगे, आपको पता है ये कहाँ के निदेशक हैं, कौन बताएगा। जे स्वामीनाथन कहाँ के निदेशक थे बताइएगा। तो जे स्वामीनाथन हो जाएंगे यहाँ पे भोपाल से हो जाएंगे, यानी कि 2nd नंबर हो जाएगा, यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ भी। चलिए तो एनएस बिंद्रे हैं, एनएस बिंद्रे ये हो जाएंगे आपके, कहाँ से हो जाएंगे, एनएस बिंद्रे। चलिए तो एनएस बिंद्रे ये हो जाएंगे आपके, चलिए बड़ौदा से, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम हो जाएंगे यहाँ पे शांति निकेतन से, बाकी बीसी सान्याल आपके दिल्ली से, ठीक है। ये चीज़ हो गया है। बाकी सभी लोग ने बिल्कुल यहाँ पर आंसर सही बताया है, वेरी गुड। चलिए एक एक ऐसे ऐसे करके तो बता ही रहे हैं। चलिए तो सभी ने बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर बताया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया है, याद रखिएगा। बाकी ये निदेशक कहाँ थे, ये कहाँ के निदेशक थे, कौन बताएगा। भारत भवन, शकीला, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। एक ही स्टूडेंट, बताओ इतने सारे स्टूडेंट में एक लोगों ने आंसर दिया है, हाँ भारत भवन के हैं। देखो वही चीज़ तो मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है, लर्न करना। और जो लर्न करके ले गया वो सिलेक्शन भी ले गया। बस लर्न करिए, सबसे ज़्यादा यही चीज़ टफ है। तो उसको क्यों ना उसको 4-5 बार 6 बार 10 बार लिख के देखिए, कैसे लर्न नहीं होगा उसको। जब तक लर्न ना हो जाए उसको लिखते रहिए, कैसे लर्न नहीं होगा। बस ये है कि बस आप रेगुलरिटी बनाएं, याद अपने आप हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ जाता है कि भारत भवन के यहाँ पर निदेशक कौन है, तो यहाँ पे आंसर मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट दे दें तो आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि हाँ ये हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला। चलिए तो बताइएगा, विलियम मॉरिस है, मार्शल दूसा है, यहाँ पर बताना है कौन से किससे संबंधित है। चलिए तो विलियम मॉरिस हो जाएंगे, बता देते हैं यहाँ पे द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट हो जाएंगे। मार्शल दूसा है, मार्शल दूसा तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर किससे हो जाएंगे, मार्शल दूसा एनटीआर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, मूसा है ये आर्ट नूवो से हो जाएंगे। बाकी लुडविग मीज वो है, ये हो जाएंगे बाउस, ठीक है। बाकी मैंने आपको पूरा करा दिया है। हाँ अशोक संस्थान स्वामीनाथन निदेशक, चलिए बहुत अच्छा, सुहाना, हाँ अशोक है यहाँ पे संस्थापक और ये निदेशक हो जाएंगे आपके जे स्वामीनाथन। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया है, बहुत अच्छा काम किया है सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए तो बाकी आपकी क्लास पूरी हो गई है, ख़त्म, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल ये हो गया है आप लोगों का, इसको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बाकी 20 क्वेश्चन आपको डेली आपको कराया जाएगा। बाकी 20 क्वेश्चन की क्या करना है, डेली तैयारी करिए, यही सबसे तरीका है। 4 3 2 1
वेरी गुड। लास्ट में लेट हो गए, कुछ बच्चे लेट हो गए हैं। चलिए, तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं कल 11 o'clock, बाकी हमेशा की तरह 4-5 मिनट लेट। चलिए, ओके, अगेन थैंक यू।